हेलो नमस्ते राम राम सा हाजिर हूं मैं आयुषी लेकर वीकली न्यूज शो न्यूज राउंड अप विद आयुषी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी हफ्ते भर की वो खबरें जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही हैं। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं न्यूज राउंड अप। तो न्यूज राउंड अप की शुरुआत करेंगे एक ऐसी खबर के साथ जो कि इन दिनों दुनिया भर में सुर्खियों में है, और वो है यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध। तो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध बढ़ता जा रहा है और अब तक इसमें कई लोग तो बेघर हो गए हैं और कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इसमें भारत के भी 2 छात्र शामिल हैं। पहला छात्र है नवीन शेखरप्पा, वो कर्नाटक का रहने वाला था। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध में भारतीय छात्र की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया। उन्होंने मृतक नवीन के पिता से फोन पर बात की और दुखी परिवार को सांत्वना दी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच हजारों भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि मौत से 2 दिन पहले ही नवीन ने अपने पिता से वीडियो कॉल के जरिए बात की थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया है कि नवीन का पार्थिव शरीर भारत वापस लाने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। सीएम ने यह भी कहा कि इस मामले में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से भी बातचीत की जा रही है। इधर कर्नाटक आपदा प्रबंधन विभाग ने पुष्टि की है कि नवीन खाने का सामान लेने के लिए बाहर गए थे और इसी दौरान हुए हवाई हमले में उनकी मौत हो गई। रिपोर्ट्स की माने तो खार्किव के सेंट्रल स्क्वायर पर एक प्रशासनिक इमारत पर रूस ने हमला किया और इसी हमले की चपेट में आने के बाद नवीन की मौत हो गई। भारत में यूक्रेन के राजदूत डॉक्टर इगोर पोलिखा ने कहा है कि यूक्रेन के खार्किव में गोलाबारी में मारे गए भारतीय छात्र नवीन की मौत पर मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। पहले सैन्य स्थलों पर गोलीबारी होती थी और अब नागरिक क्षेत्रों में भी ये बमबारी हो रही है। और इस बीच बुधवार को भी एक और छात्र की मौत हो गई है। जिस भारतीय छात्र की यूक्रेन में मौत हुई है वो पंजाब का रहने वाला था। ये मौत कैसे और कहां हुई है, अभी इसके बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। तो इस युद्ध के कारण यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले कई भारतीय छात्र भी फंस गए हैं। ऐसे में भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय छात्रों को वापस वतन लाने की ठानी है और अब तक कई छात्रों को लाया जा चुका है। तो युद्ध स्तर की अगर बात की जाए तो युद्ध स्तर पर ऑपरेशन गंगा लगातार जारी है। इस ऑपरेशन के तहत अब तक 13,000 से ज्यादा जो भारतीय हैं वो अपने वतन लौट आए हैं। आज भी 183 से ज्यादा जो भारतीय हैं वो दिल्ली से विशेष फ्लाइट से पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इन यात्रियों की अगवानी की और इधर पीएम मोदी लगातार उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं और ये रणनीति बनाई जा रही है कि जो बाकी फंसे भारतीय हैं उन्हें कैसे सुरक्षित लाया जाए। साथ ही साथ लगातार अभियान की समीक्षा भी वो कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय की माने तो लगभग सभी भारतीय यूक्रेन के खार्किव शहर को छोड़ चुके हैं। तो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में यूक्रेन के साथ साथ वहां रहने वाले दूसरे देशों के नागरिक भी तकलीफों का सामना कर रहे हैं, जिनमें भारतीय छात्र भी शामिल हैं। फिलहाल भारत सरकार ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने में लगी है और इस काम में तेजी लाने के लिए 4 केंद्रीय मंत्रियों को भी यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा गया है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के एक बयान ने हलचल मचा दी। संसदीय मामलों और कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए कन्नड़ भाषा में कहा कि विदेश में पढ़ने वाले 90% मेडिकल स्टूडेंट नीट एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने ये भी कहा कि अभी इस मुद्दे पर बहस करने का ये सही वक्त नहीं है। हालांकि अब सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगह पर जोशी के इस बयान पर लगातार बवाल मचा हुआ था और ऐसे में आपको ये भी बताते हैं कि तथ्यों के आधार पर यह मुद्दा कैसे देखा जा सकता है। तो मेडिकल की पढ़ाई के लिए 60% भारतीय स्टूडेंट चीन, रूस और यूक्रेन पहुंचते हैं। इनमें भी अक्सर करीब 20% अकेले चीन जाते हैं और इन देशों में एमबीबीएस के पूरे कोर्स की फीस करीब 35 लाख रुपए पड़ती है। इस राशि में लॉजिंग, फूडिंग, कोचिंग और स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियरेंस शामिल है। भारत के प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस कोर्स की केवल ट्यूशन फीस ही 55 लाख से ज्यादा है। तो देखिए, अनुमान है कि 20 से 25 हजार मेडिकल स्टूडेंट्स हर साल विदेश जाते हैं और भारत में मेडिकल की पढ़ाई के लिए नीट एंट्रेंस एग्जाम पास करना होता है। यहाँ हर 7 से 8 लाख स्टूडेंट नीट क्वालिफाई करते हैं, लेकिन विडंबना देखिए कि देश भर में मेडिकल की सिर्फ 90,000 से कुछ ही ज्यादा सीटें हैं और इनमें आधी से कुछ ज्यादा सीटें सरकारी मेडिकल कॉलेज में है, जहां से पढ़ाई सस्ती है, लेकिन वहां एडमिशन तभी मिल सकता है जब नीट में बेहतरीन स्कोर मिले। प्राइवेट कॉलेज की सरकारी कोटा वाली सीटों में एडमिशन के लिए भी नीट में हाई स्कोर हासिल करना होता है। अगर स्कोर कम है तो प्राइवेट कॉलेज में सरकारी कोटा सीटों पर एडमिशन नहीं हो पाता है और मैनेजमेंट कोटे से एडमिशन की फीस बहुत ज्यादा हो जाती है। तो देश भर के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा की सीटें भी करीब 20,000 के आसपास ही है और इनमें भी सैद्धांतिक तौर पर अप्रवासी भारतीयों के लिए
NRI कोटा सीटें होती है, लेकिन उनकी फीस भी काफी ज्यादा होती है। मैनेजमेंट और NRI कोटा की फीस ही करीब 30 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक हो जाती है, जिसमें 4 से 5 साल का कोर्स कवर होता है और साल दर साल इसका 14 से 20% अन्य मदों में खर्च होता है। और अब एक ऐसी खबर जो सीधी आपकी जेब से जुड़ी है, तो अगर आप पेट्रोल डीजल के मौजूदा दाम को महंगा समझ रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। खबर ये है कि पेट्रोल डीजल के दाम अब 100 नहीं बल्कि 125 से 130 रुपए प्रति लीटर होने वाला है। बस राहत तब तक के लिए है जब तक 5 राज्यों के चुनाव खत्म नहीं हो जाते। जी हाँ, देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के अगले सप्ताह के साथ ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने शुरू हो सकते हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत $110 प्रति बैरल से अधिक हो चुकी है। इससे तेल कंपनियों का सामान्य मार्जिन हासिल करने को लेकर पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी करने की जरूरत है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का वैश्विक असर इस पर पड़ रहा है और कच्चे तेल की कीमतों में बड़ा उछाल आया है। रूस से तेल की आपूर्ति में व्यवधान की आशंका है और रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसकी वजह से तेल के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। प्रतिबंधों की वजह से वैश्विक बाजार में हड़कंप है। 2014 के बाद पहली बार $110 प्रति बैरल कीमत पर पहुंच जाएगा। 25 रुपए से ज्यादा बढ़ सकते हैं पेट्रोल के दाम। तो पेट्रोलियम मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ के मुताबिक भारत जो कच्चा तेल खरीदता है उसके दाम 1 मार्च को $102 प्रति बैरल से अधिक है। ईंधन का ये मूल्य अगस्त 2014 के बाद सबसे ज्यादा है और पिछले साल नवंबर की शुरुआत में जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि पर लगाम लगाई गई थी, तब कच्चे तेल की औसत कीमत $81.5 प्रति बैरल थी। कच्चे तेल के दाम चढ़ने से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को पेट्रोल और डीजल पर 5.7 रुपए प्रति लीटर का घाटा उठाना पड़ रहा है। तेल विपणन कंपनियों को सामान्य विपणन मुनाफा प्राप्त करने के लिए खुदरा कीमतों में 10 से 20% की वृद्धि करने की आवश्यकता है और घरेलू स्तर पर ईंधन की कीमतों में लगातार 118 दिन से कोई बदलाव नहीं हुआ है। इधर क्रूड ऑयल में हर $1 की वृद्धि खुदरा कीमतों में 70 से 80 पैसे का इजाफा करती रहती है। माना ही जा रहा है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही सरकारी तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी कर सकती है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के बजट 2022 और 23 में कर्मचारियों को खुश कर दिया। दरअसल इससे कर्मचारियों में खुशी की लहर देखी जा रही है। राज्य बजट में 1 जनवरी 2004 के बाद से नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने और वित्त विभाग के 30 अक्टूबर 2017 के वेतन कटौती के आदेश को निरस्त करने सहित की गई घोषणा का कर्मचारी वर्ग ने स्वागत किया है। इसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया है और देश भर में सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली के लिए लंबे समय से मांग कर रहे हैं। नई पेंशन योजना को लागू करने का उद्देश्य आने वाले सालों में सरकार के कंधे से पेंशन भुगतान का बोझ समाप्त करने का था। केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना लागू तो की, इसे राज्य के लिए अनिवार्य नहीं किया, लेकिन पश्चिम बंगाल को छोड़कर धीरे धीरे तमाम राज्यों ने इसे लागू कर दिया। पुरानी पेंशन स्कीम के तहत जो प्रावधान है पहले आप वो समझिए। तो जीपीएफ की सुविधा इसमें है। पेंशन के लिए वेतन से कटौती नहीं होगी। रिटायरमेंट पर निश्चित पेंशन यानी कि अंतिम वेतन का 50% गारंटी होगी। पूरी पेंशन सरकार देती है। रिटायरमेंट पर ग्रेजुएटी में 16.5 माह का वेतन होगा। सेवा काल में मृत्यु पर डेथ ग्रेजुएटी 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख होगी। सेवा काल में मृत्यु होने पर आश्रित को पारिवारिक पेंशन और नौकरी होगी। हर 6 महीने बाद महंगाई भत्ता, जीपीएफ से लोन लेने की सुविधा भी होगी। जीपीएफ निकासी के रिटायरमेंट के समय पर कोई आयकर नहीं होगा और रिटायरमेंट के बाद मेडिकल भत्ता, रिटायरमेंट के बाद मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति होगी। तो राजस्थान सरकार द्वारा पेंशन को लेकर की गई घोषणा से एक बार फिर से पेंशन मुद्दा चर्चा में आ गया है। राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद रिटायर्ड होने पर अब कर्मचारियों को पूरी पेंशन मिलेगी और पुरानी पेंशन लागू होने से अंशदायी पेंशन योजना खत्म होगी और 2004 से पहले वाली पुरानी पेंशन प्रणाली फिर से सरकारी कर्मचारियों के लिए बहाल होगी। पुरानी पेंशन योजना के तहत इसमें वेतन की आधी पेंशन मिलेगी, जबकि नए पेंशन सिस्टम में कर्मचारियों को खुद पैसा कटवाना होता था। तो चलिए न्यूज राउंड अप में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ ऐसी ही सुर्खियों में रही खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए जी राजस्थान।